एक युवा भारतीय सैन्य अकादमी के टॉपर अधिकारी ने सबके सामने रेजिमेंट की मां कहलाने वाली एक अनुभवी सूबेदार मेजर के सिर पर मसाला भिंडी की सब्जी उड़ेल दी। यह अहंकार भरा अपमान सीधे गुस्सैल कॉर्प्स कमांडर तक पहुंच गया और न्याय का हेलीकॉप्टर उस यूनिट की ओर उड़ चला। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दशकों पुराना एक ऐसा राज सामने आने वाला था जिसने कॉर्प्स कमांडर को भी उस महिला के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भाग 1 टकराव। भारत की उत्तरी सीमा पर जहां तीखे पहाड़ आसमान को छूते थे, विक्रम रेजिमेंट तैनात थी। यह भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण टुकड़ी थी जिसे युद्ध की स्थिति में दुश्मन के दिल में सबसे पहले छुरा घोंपना था। इस रेजिमेंट के हर जवान की आंखों में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे किसी धारदार चाकू की नोक। इसी विक्रम रेजिमेंट में एक ठंडी हवा का झोंका आया। भारतीय सैन्य अकादमी एम से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ स्नातक होने वाले और दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री पुरस्कार जीतने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौड़ की पहली पोस्टिंग यहीं हुई थी। उसकी इस्त्री की हुई वर्दी, धूल रहित जूते और सधा हुआ शरीर बता रहा था कि वह कितना सख्त और अनुशासन प्रिय इंसान है। उसकी आंखों में सर्दियों के पाले जैसी ठंडक थी और ऐसा लगता था कि उनमें केवल नियम और सिद्धांत जैसे दो शब्द ही बर्फ की तरह जमे हुए हैं। रिपोर्टिंग सर, सेकंड लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौड़ 11 जुलाई 2025 को विक्रम रेजिमेंट की दूसरी बटालियन चार्ली कंपनी पहली प्लाटून के कमांडर के रूप में कार्यभार संभाल रहा हूं। जय हिंद। एंड बटालियन कमांडर कर्नल अजय वर्मा के दफ्तर में विक्रम की आवाज गूंजी। वह एक ऐसी आवाज थी जिसमें भावनाओं का कोई स्थान नहीं था, पूरी तरह से नियंत्रित। कर्नल वर्मा ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे, यह लड़का मामूली नहीं है। ईमा टॉपर और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपलब्धि रेजिमेंट के लिए नई ऊर्जा ला सकती थी, लेकिन साथ ही यह चिंता भी थी कि कहीं वह किताबों तक ही सीमित एक सिद्धांतवादी न हो। सेना एक जीवित प्राणी की तरह होती है जो सिर्फ किताबों के नियमों से नहीं चलती। लेफ्टिनेंट विक्रम, यहां तक का सफर मुश्किल रहा होगा। विक्रम रेजिमेंट में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद कर्नल साहब। देश की रक्षा करने वाली इस महान रेजिमेंट का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर अच्छा लगा, लेकिन सिर्फ किताबों के अनुसार चलने की कोशिश मत करना। यह क्लासरूम नहीं, युद्ध का मैदान है। कभी कभी नियमों से ज्यादा जरूरी लोगों का दिल जीतना होता है। मैं ध्यान रखूंगा सर। मैं केवल फील्ड मैनुअल एफएम और सैन्य नियमों के आधार पर अपनी प्लाटून का नेतृत्व करूंगा और दिए गए हर मिशन को पूरा करूंगा। विक्रम का जवाब किसी जौक पुस्तक जैसा था, लेकिन कर्नल वर्मा ने उसकी आंखों में छिपे उस अहंकार को देख लिया था जो उनके अनुभव भरे शब्दों को पुराने जमाने का भाषण समझ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि और सलाह देना व्यर्थ है, इसलिए उन्होंने उसे रेजिमेंट की एक और महत्वपूर्ण हस्ती से मिलवाने का फैसला किया। ठीक है, अपनी प्लाटून में जाने से पहले तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो इस रेजिमेंट की असल आत्मा और जीवित इतिहास है। मेरे साथ आओ। कर्नल वर्मा के पीछे चलते हुए विक्रम मन ही मन हंसा। रेजिमेंट की आत्मा, जीवित इतिहास। सेना रैंक और पद से चलने वाला एक फौलादी संगठन है। एक जेसीओ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, चाहे कितना भी अनुभवी क्यों न हो, वह एक अधिकारी के अधीन ही होता है। उसने मान लिया था कि कर्नल जिसकी बात कर रहे हैं वह कोई पुराना अनुभवी जेसीओ ही होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका यह ठंडा आत्मविश्वास एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के दरवाजे पर बिखरने वाला है। बात है भाग 2 बर्फ और ज्वाला। कहा जाता था कि विक्रम रेजिमेंट के दो दिल हैं, एक बटालियन कमांडर और दूसरा सूबेदार मेजर लक्ष्मी देवी, जो रेजिमेंट की हर नस में गर्म खून दौड़ाती थीं। अपनी 29 साल की सेवा और सूबेदार मेजर के पद पर रहते हुए वह सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं थीं, वह विक्रम रेजिमेंट की मां थीं, कभी कभी शेरनी से भी ज्यादा सख्त सीनियर और हर जवान के जख्मों पर मरहम लगाने वाली सलाहकार। सूबेदार मेजर साहिबा, नया ट्रैक सूट बहुत लंबा है। अरे मेरे छोटे, तेरी टांगें छोटी हैं तो मैं क्या करूं? ला इधर दे, रात को ठीक कर दूंगी, लेकिन ट्रेनिंग में गिर मत जाना। मैडम, छुट्टी से लौटा तो गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? जंग छिड़ गई क्या? जा कैंटीन से एक आइसक्रीम खा,
दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है और फौजी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। लक्ष्मी देवी का दफ्तर हमेशा जवानों से भरा रहता था। वह अपने दशकों के अनुभव और मिलनसार स्वभाव से रेजिमेंट की हर समस्या का समाधान करती थीं। अगर सप्लाई गलत आती तो वह एक फोन कॉल पर बड़े दफ्तर के एचहमजा को डांटकर उसे ठीक करवा लेती। अगर जवानों के खाने में कोई समस्या होती तो वह खुद मेस लंगर में जाकर खाना बनाने का तरीका सिखाती। उनके हाथ लगते ही रेजिमेंट की विशाल मशीनरी सुचारू रूप से चलने लगती थी। उनका नेतृत्व सिद्धांतों पर आधारित था, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर थी। जो काम नियमों के अनुसार असंभव था, वह जवानों के मनोबल और एकता के लिए उसे संभव बना देती थीं। बेशक अनुशासन तोड़ने पर वह किसी से भी ज्यादा सख्त थीं, लेकिन उनकी डांट में भी गहरा स्नेह छिपा होता था। वह 18 साल पुरानी एक महान कहानी की नायिका भी थीं। भारी बारिश के कारण पास की नदी में बाढ़ आ गई, जिससे एक निगरानी चौकी पूरी तरह से बाकी दुनिया से कट गई थी। संचार भी टूट चुका था। जब सब मुख्यालय में चिंतित थे, तब तत्कालीन हवलदार लक्ष्मी देवी को याद आया कि एक नया सेकंड लेफ्टिनेंट बिना भोजन के उस चौकी पर फांसा हुआ है। उन्होंने बिना सोचे समझे आपातकालीन भोजन और दवाइयां उठाईं और उफनती हुई कीचड़ भरी पहाड़ी पर अकेले ही चढ़ना शुरू कर दिया। उनके सीनियर चिल्लाते रहे, लक्ष्मी पागल हो गई हो, वापस आओ। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वह कीचड़ और बारिश में लथपथ उस युवा लेफ्टिनेंट के सामने पहुंची, जो कई दिनों से भूखा और डरा हुआ था, तो वह किसी देवदूत की तरह लग रही थी। वह युवा लेफ्टिनेंट जिसकी जान उन्होंने बचाई थी, आज विक्रम रेजिमेंट के कमांडर कर्नल अजय वर्मा थे। यह कहानी रेजिमेंट का एक मिथक बन गई थी और नए जवानों की ट्रेनिंग का हिस्सा भी। इसी वजह से लक्ष्मी देवी के प्रति सभी का सम्मान और विश्वास चट्टान की तरह मजबूत था। जब लेफ्टिनेंट विक्रम कर्नल वर्मा के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पहुंचे, तो उनका सामना उसी मिथक की नायिका से हुआ। लक्ष्मी देवी फाइलों के ढेर से जूझ रही थीं। उम्र का असर उनके चेहरे पर था, लेकिन उनकी आंखों में किसी गहरे सोते के पानी जैसी चमक और ताकत थी। अरे कर्नल साहब, आप यहाँ कैसे? सूबेदार मेजर, नए प्लाटून कमांडर आए हैं, सोचा आपसे मिलवा दूं। ये हैं सेकंड लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौड़। विक्रम ने मशीनी ढंग से सैल्यूट किया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी संदेह था। यह है वह महान नायिका, बस एक साधारण अधेड़ उम्र की जेसीओ। वह अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि लक्ष्मी देवी का अनौपचारिक प्रभाव कभी कभी कमांडर के आधिकारिक आदेश से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मैडम, सेकंड लेफ्टिनेंट विक्रम। विक्रम का अभिवादन विनम्र था, लेकिन उसमें एक स्पष्ट रेखा खींची हुई थी। वह लक्ष्मी देवी को एक सम्मानित सीनियर के रूप में नहीं, बल्कि एक अधीनस्थ के रूप में देख रहा था, जिसे प्रबंधित करना था। उसके दिमाग में अधिकारी आदेश देने वाला था और जेसीओ उस आदेश का पालन करने वाला। 29 साल का अनुभव या रेजिमेंट का मिथक उसके लिए सिर्फ अतिरिक्त जानकारी थी। लक्ष्मी देवी ने उसकी आंखों में छिपे इस अहंकार को पहली नजर में ही पढ़ लिया था। उन्होंने अपने लंबे करियर में अनगिनत युवा अधिकारियों को देखा था, जो किताबों से निकल कर आते थे और आदर्शवाद तथा वास्तविकता के बीच के अंतर में संघर्ष करते थे। उन्होंने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेफ्टिनेंट साहब, हमारी रेजिमेंट में आपका स्वागत है। बड़े होनहार दिखते हैं। आगे कोई भी मुश्किल हो तो कभी भी मेरे पास आ जाना। इस रेजिमेंट में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे यह लक्ष्मी हल न कर सके। यह एक स्वागत योग्य प्रस्ताव था, लेकिन विक्रम के कानों में यह अधिकार का अतिक्रमण जैसा लगा। ऐसा कोई काम नहीं जिसे हल न कर सकूं, जैसे कि वही इस रेजिमेंट की असली बॉस हो। उसने अपनी शानदार उपलब्धियों को नजरअंदाज करने का प्रयास माना। मुझे मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम, मैं केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान दें तो कोई समस्या नहीं होगी। यह एक बर्फीला जवाब था। कमरे की हवा ठंडी हो गई। कर्नल वर्मा का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन लक्ष्मी देवी ने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। अरे बिल्कुल लेफ्टिनेंट साहब, आप जैसे काबिल अफसर के आने से मेरा काम तो और भी आसान हो जाएगा। उन्होंने हंसकर माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य युद्ध रेखा खिंच चुकी थी। सिद्धांत और नियमों के फौलादी कवच पहने एक युवा अधिकारी और इंसानियत तथा रिश्तों की ज्वाला से रेजिमेंट को संभालने वाली एक अनुभवी जेसीओ। ऐसा लग रहा था कि उनके विश्वास एक आसमान के नीचे कभी एक साथ नहीं रह सकते। भाग 3, फौलाद की दीवार।
लेफ्टिनेंट विक्रम का आगमन पहली प्लाटून के लिए मार्शल लॉ जैसा था। उसका नेतृत्व करने का तरीका पूरी तरह से अमानवीय और नियमों पर आधारित था। वह जवानों के जूतों की चमक से लेकर तौलिए के कोण तक हर चीज को नियमों के अनुसार चाहता था। सिपाही, तुम्हारी अलमारी में तीसरी लाइन नियमों के अनुसार नहीं है। एक फौजी का मूल आधार अनुशासन है। नायक, तुम्हारे जूतों पर पॉलिश की कमी है क्या? अभी दोबारा साफ करो। 1। सुबह की परेड एक डरावना समय होता था। उसकी तेज आंखें छोटी से छोटी गलती भी नहीं छोड़ती थीं और गलती करने वाले जवान को वहीं दर्जनों पुश अप्स करने पड़ते थे। ट्रेनिंग और भी क्रूर थी। वह फील्ड मैनुअल के अनुसार हर अभ्यास को बिना 1 सेकंड की देरी के पूरा करवाता था। जवानों की शारीरिक क्षमता या स्थिति उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि नियम यही कहते थे। प्लाटून में असंतोष बढ़ने लगा। पहले तो जवानों ने सोचा कि नया अफसर है, जोश ज्यादा है, लेकिन दिन ब दिन उसका फौलादी शासन उनका दम घोंट रहा था। दूर से विक्रम के कदमों की आहट सुनते ही जवानों का दिल दहल जाता था। जल्द ही दुर्घटनाएं होने लगीं। कठिन प्रशिक्षण के कारण घायल होने वालों की संख्या बढ़ गई और अत्यधिक तनाव के कारण कुछ जवानों को विशेष निगरानी में रखना पड़ा। प्लाटून का माहौल पूरी तरह से जम गया था। प्लाटून के नायब सूबेदार बलवान सिंह ने कई बार विक्रम से सावधानी से बात करने की कोशिश की। साहब, आप जवानों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। उनके चेहरे उतर गए हैं। कभी कभी प्यार से भी काम लेना पड़ता है। लेकिन विक्रम का जवाब हमेशा फौलाद जैसा ठंडा होता था। नायब सूबेदार, सेना कोई किंडरगार्टन नहीं है। कठोर प्रशिक्षण ही एक मजबूत सैनिक बनाता है। अनुशासन से ही मनोबल बढ़ता है। यह सब लक्ष्मी देवी के कानों तक भी पहुंच रहा था। वह परेड ग्राउंड पर सज्जा पाते जवानों के उदास चेहरे, मेडिकल रूम में पहली प्लाटून के जवानों की बढ़ती भीड़ और मेस में चुपचाप खाना खाते उनके झुके हुए कंधों को दुख के साथ देख रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि विक्रम का तरीका अंततः पूरी प्लाटून को तोड़ देगा। एक शाम उन्होंने विक्रम को रोका। लेफ्टिनेंट साहब, क्या मैं आपसे कुछ मिनट बात कर सकती हूँ? सिर्फ काम की बात कीजिए मैडम। आजकल पहली प्लाटून के जवानों के चेहरे पर बहुत उदासी है। ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन क्या आप उनके दिलों को थोड़ा नहीं समझ सकते? वीकेंड पर एक फुटबॉल मैच हो जाए और मैं सबके लिए कुछ अच्छा बनवा दूं। बस कीजिए। विक्रम ने उसकी बात काट दी। जवानों के साथ व्यक्तिगत मेलजोल एक कमांडर के अधिकार को कमजोर करता है। मैं उनका दोस्त बनने नहीं, उनका नेतृत्व करने आया हूं। मैडम, आप अपने प्रशासनिक कर्तव्यों पर ध्यान दें। प्लाटून का नेतृत्व मेरा एकमात्र अधिकार है। उसने अपनी बात को एक चेतावनी के रूप में पेश किया। लक्ष्मी देवी ने और कुछ नहीं कहा। वह बस एक गहरी सांस के साथ उसकी दूर जाती पीठ को देखती रहीं। फौलाद की दीवार बहुत मोटी थी और उसकी छाया बहुत ठंडी। भाग 4, टूटे हुए नियम, टूटा हुआ अभिमान। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। पहली प्लाटून कीचड़ से भरे युद्ध अभ्यास क्षेत्र में ट्रेनिंग कर रही थी। नायब सूबेदार बलवान सिंह ने ट्रेनिंग रोकने का अनुरोध किया, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। दुश्मन बारिश देखकर हमला नहीं रोकता नायब सूबेदार। ट्रेनिंग जारी रहेगी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बाधा पार करने के दौरान एक सिपाही, रमेश कुमार, फिसलकर नीचे गिर गया। उसकी चीख के साथ ट्रेनिंग रुक गई। रमेश अपनी कमर पकड़कर दर्द से कराह रहा था। नियमों के अनुसार घायल होने पर तुरंत मेडिकल यूनिट को रिपोर्ट करना था, लेकिन भारी बारिश के कारण संचार व्यवस्था ठप हो गई थी। साहब, हमें रमेश को तुरंत मेडिकल रूम ले जाना होगा। अगर रीढ़ की हड्डी में चोट हुई तो, बलवान सिंह चिल्लाया। लेकिन विक्रम हिचकिचा रहा था। नहीं, बिना उच्चाधिकारियों के आदेश के घायल को हटाना प्रक्रिया का उल्लंघन है। संचार बहाल होने तक इंतजार करो। क्या प्रक्रिया एक जवान की जान से ज्यादा जरूरी है? अगर वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया तो? क्या तुम मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो नायब सूबेदार? विक्रम चिल्लाया। उसके दिमाग में केवल प्रक्रिया और रिपोर्टिंग का ख्याल था। वह गलत साबित होने से डर रहा था। उसी समय गश्त पर निकली सूबेदार मेजर लक्ष्मी देवी वहां पहुंच गईं। रमेश की हालत देखते ही वह स्थिति की गंभीरता समझ गईं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया। यह क्या हो रहा है? तुरंत एक स्ट्रेचर बनाओ और इसे उठाकर भागो। मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूं। उन्होंने अपना रेनकोट उतारकर रमेश को ढोंक दिया। उनकी दृढ़ आवाज सुनकर जवान तुरंत हरकत में आ गए। मैडम, यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
अगर आपने इसे नहीं रोका तो मैं ऊपर रिपोर्ट करूंगा। विक्रम गुस्से से चिल्लाया, लेकिन लक्ष्मी देवी ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, कर दो रिपोर्ट। मैं अपनी पूरी सर्विस दांव पर लगाकर भी इस बच्चे की जान पहले बचाऊंगी। हटो रास्ते से, लेफ्टिनेंट। एम। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। यह 29 साल के अनुभव और जीवन के प्रति सम्मान से उपजा एक निर्णय था। विक्रम अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गया। उस पल सिर्फ प्रक्रिया नहीं टूटी थी, बल्कि विक्रम के सिद्धांतों की फौलादी दीवार में भी पहली दरार आ गई थी। भाग 5। अपमान का चरमोत्कर्ष। रमेश को तुरंत मेडिकल रूम ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे स्लिप डिस्क हुआ है और अगर थोड़ी भी देर होती तो वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता था। लक्ष्मी देवी के त्वरित निर्णय ने उसे बचा लिया। यह खबर पूरी रेजिमेंट में फैल गई। जवानों ने लक्ष्मी देवी की प्रशंसा की, जबकि विक्रम के प्रति घृणा बढ़ गई। उसका नेतृत्व मिट्टी में मिल गया था। विक्रम को असहनीय अपमान महसूस हुआ। उसे लगा कि यह सब लक्ष्मी देवी की एक चाल थी, उसे नीचा दिखाने की। उसके मन में तर्क की डोर टूट गई। क्रोध और ईर्ष्या ने उसकी आंखों को लाल कर दिया। उसने फैसला किया कि वह इस अपमान का बदला लेगा, सबके सामने। अगले दिन दोपहर के खाने के समय यह घटना घटी। विक्रम अपनी थाली लेकर जानबूझकर उस मेज पर गया जहां लक्ष्मी देवी बैठी थीं। उसकी थाली में उस दिन की सब्जी, मसाला भिंडी भरी हुई थी। वह लक्ष्मी देवी के ठीक बगल में रुका और ऐसी आवाज में चिल्लाया कि पूरा मेस हॉल गूंज उठा। सूबेदार मेजर लक्ष्मी देवी, तुम खुद को इस रेजिमेंट की रानी समझती हो, लेकिन यह तुम्हारी भूल है। तुम सिर्फ एक बूढ़ी जेसीओ हो। मैं तुम्हें अधिकारी के अधिकार में दखल देने और अनुशासन भंग करने की इजाजत नहीं दूंगा। और फिर सबके देखते देखते उसने अपनी थाली से मुट्ठी भर मसाला भिंडी उठाई और सीधे लक्ष्मी देवी के सिर पर उड़ेल दी। मसाले और तेल से सनी भिंडी उनके बालों, चेहरे और वर्दी पर चिपक गई। मेस हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जवान और अधिकारी अपनी जगह पर जम गए। एक युवा अधिकारी ने दशकों तक सेना की सेवा करने वाली अपनी मां का सबके सामने जानवरों जैसा अपमान किया था। विक्रम ने ठंडी आंखों से कांपती हुई लक्ष्मी देवी को देखा और कहा, यह तुम्हारी औकात है, याद रखना। वह अपनी गंदी थाली वहीं पटक कर चला गया। उसके पीछे लक्ष्मी देवी के कंधे धीरे धीरे कांप रहे थे। उन्होंने अपना सिर नहीं उठाया। यह सिर्फ शर्मिंदगी नहीं थी। 29 साल का फौजी गौरव और एक युवा अधिकारी के गलत व्यवहार पर गहरा दुख, दोनों आंसू बनकर भिंडी के मसाले के साथ उनके गालों पर बह रहे थे। भाग 6। न्याय का आगमन। यह खबर तुरंत कर्नल अजय वर्मा तक पहुंची। वह गुस्से से कांप उठे। क्या विक्रम ने लक्ष्मी मैडम के साथ ऐसा किया? जब विक्रम को बुलाया गया तो वह शांत था। उसे लगा कि उसने सही किया है। विक्रम, क्या तुम पागल हो गए हो? कर्नल चिल्लाए। सर, मैंने सिर्फ रेजिमेंट का अनुशासन बनाए रखने के लिए एक जेसीओ को उसकी हद दिखाई है। मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। उसकी बेशर्मी देखकर कर्नल वर्मा का खून खौल गया। उन्होंने 18 साल पहले का वह मंजर याद किया जब लक्ष्मी देवी ने उनकी जान बचाई थी। उन्हें लगा कि यह मामला अब उनके स्तर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया और सीधे कॉर्प्स मुख्यालय को रिपोर्ट करने का फैसला किया। विक्रम रेजिमेंट के ऊपर एक तूफान मंडरा रहा था और उस तूफान का केंद्र अब उस व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था जो फोन पर यह सब सुन रहा था। 5th कॉर्प्स के कमांडर। भाग 7। कॉर्प्स कमांडर का क्रोध। कॉर्प्स मुख्यालय में लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन प्रताप सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके कंधे पर 3 सितारे चमक रहे थे। उन्होंने अभी विक्रम रेजिमेंट से आई रिपोर्ट सुनी थी। फोन रखते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? लक्ष्मी देवी के साथ। उनके लिए लक्ष्मी देवी सिर्फ एक जेसीओ नहीं थीं। वह उनकी जीवन दायिनी थीं, जिनकी वजह से वह आज जिंदा थे। बात 25 साल पुरानी थी। तत्कालीन कैप्टन अर्जुन प्रताप सिंह एक विशेष मिशन पर थे जब बर्फीले तूफान में वह और उनका एक साथी रास्ता भटक गए। संचार उपकरण जम गए थे, खाना खत्म हो चुका था और मौत करीब थी। तब चमत्कार की तरह एक युवा हवलदार लक्ष्मी देवी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंची। वह बर्फ के तूफान को चीरते हुए अपने से बड़ा मेडिकल किट लेकर कई घंटों तक भटकने के बाद उन तक पहुंची थीं। अगर उस दिन उन्होंने गर्म पानी और एक पुराना कंबल न दिया होता
तो आज लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन प्रताप सिंह का अस्तित्व नहीं होता। जिस महिला ने उनकी जान बचाई थी, आज एक नए लेफ्टिनेंट ने उसका ऐसा अपमान किया। यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। चीफ ऑफ स्टाफ, तुरंत हेलीकॉप्टर तैयार करवाओ। जनरल सिंह की दहाड़ उनके दफ्तर में गूंजी। सर, आप कहां जा रहे हैं? विक्रम रेजिमेंट। मैं खुद जाकर उस घमंडी लड़के की वर्दी फाड़ दूंगा। वाइन। कुछ ही देर में कॉर्प्स मुख्यालय के हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर का शोर गूंजने लगा। जनरल अर्जुन प्रताप सिंह एक गुस्सैल भालू की तरह हेलीकॉप्टर में सवार हुए। भाग 8, फैसला। विक्रम रेजिमेंट के ऊपर हेलीकॉप्टर का शोर गूंजा तो सब हैरान रह गए। जब हेलीकॉप्टर से लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन प्रताप सिंह उतरे तो सबकी सांसें रुक गईं। उनका आगमन किसी प्रलय से कम नहीं था। कर्नल वर्मा ने दौड़कर उन्हें सैल्यूट किया, लेकिन जनरल ने उसे नजरअंदाज करते हुए पूछा, सेकंड लेफ्टिनेंट विक्रम कहाँ है? सर, वह मेरे दफ्तर में है। जनरल सिंह कर्नल के दफ्तर की ओर बढ़े। दफ्तर के अंदर विक्रम ने जनरल को देखकर सैल्यूट किया। जनरल धीरे धीरे उसके पास गए। तुम हो विक्रम सिंह राठौड़? जी सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूबेदार मेजर लक्ष्मी देवी के सिर पर सब्जी फेंकने की? सर, मैंने रेजिमेंट का अनुशासन। विक्रम की बात पूरी होने से पहले ही जनरल सिंह का भारी हाथ उसके गाल पर पड़ा। चट्टाक की आवाज के साथ विक्रम का सिर घूम गया। उसके होंठों से खून बहने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनुशासन की बात करने की? तुम क्या जानते हो फौजी जज्बे के बारे में? जनरल ने विक्रम का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। तुमने ईमा में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीता हो या प्रधानमंत्री पुरस्कार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस इंसान में बुनियादी शिष्टाचार नहीं है वह मेरी सेना में अफसर नहीं हो सकता। आइया। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने विक्रम के सीने पर लगे लेफ्टिनेंट के रैंक चिन्ह को पकड़ा और उसे फाड़कर फेंक दिया। तुम यह वर्दी पहनने के लायक नहीं हो। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक फौजी का असली सिद्धांत क्या होता है। भाग 9, एक महान हृदय का रहस्य। सर, बस कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। कर्नल वर्मा ने जनरल को रोकने की कोशिश की, लेकिन जनरल सिंह ने उन्हें झटक दिया। तुम जानते हो कि जिस सूबेदार मेजर का इसने अपमान किया है वह कौन है? फिर जनरल ने कांपती आवाज में 25 साल पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। 25 साल पहले, जब मैं तुम्हारी उम्र का एक कैप्टन था, मैं एक बर्फीले तूफान में फांस कर मरने वाला था। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब उस तूफान को चीरकर जो मुझे बचाने आई थी वह तत्कालीन हवलदार लक्ष्मी देवी थीं। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुझ जैसे एक अफसर को बचाया था। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था। विक्रम, कर्नल वर्मा, कोई भी यह नहीं जानता था। अगर उस दिन वह न होती तो आज न मैं होता, न मेरे कंधे पर लगे ये सितारे। वह सिर्फ मेरी अधीनस्थ नहीं, मेरी जीवन दायिनी है। और तुमने ऐसी महान महिला के सिर पर भिंडी की सब्जी फेंकी। जनरल की आवाज एक चीख में बदल गई। विक्रम को अब एहसास हुआ कि उसने कितना भयानक अपराध किया है। उसने सिर्फ एक जेसीओ का नहीं, बल्कि एक कॉर्प्स कमांडर की जीवन दायिनी का अपमान किया था। उसके अहंकार का महल ढह गया। उसी समय दफ्तर का दरवाजा खुला और सूबेदार मेजर लक्ष्मी देवी अंदर आईं। उन्होंने एक साफ वर्दी पहनी हुई थी। उनका चेहरा शांत था। उन्होंने जनरल सिंह के सामने आकर सैल्यूट किया। जय हिंद सर। सूबेदार मेजर लक्ष्मी देवी रिपोर्टिंग। आने में देर हो गई, माफ कीजिए। जनरल सिंह उन्हें देखकर भावुक हो गए। लक्ष्मी जी, आप ठीक तो हैं? लक्ष्मी देवी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं ठीक हूं सर, बस दोपहर के खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। फिर वह धीरे धीरे मुड़ी और जमीन पर पड़े विक्रम के रैंक चिन्ह को उठाया। उन्होंने उस पर लगी धूल साफ की और विक्रम के पास गईं। और फिर उन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए। यह देखकर सब हैरान रह गए। लेफ्टिनेंट साहब, उन्होंने धीरे से कहा, उठिए। एक अफसर को ऐसे जमीन पर बैठना शोभा नहीं देता। उनकी आवाज में कोई गुस्सा या शिकायत नहीं थी। विक्रम ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे सजा दीजिए, मैं सजा के लायक हूं। सजा मैं नहीं दूंगी साहब, सजा आप खुद को देंगे। उन्होंने उसके हाथ में वह रैंक चिन्ह थमा दिया। इस रैंक का वजन क्या होता है? उम्मीद है आज आप सीख गए होंगे। सच्चा सम्मान कंधे पर लगे सितारों से नहीं, बल्कि दिल में बसे साथियों के लिए प्यार से आता है। फिर वह जनरल की ओर मुड़ी। सर, कृपया लेफ्टिनेंट विक्रम को माफ कर दीजिए।
यह अभी युवा है, इसने गलती कर दी। यह इसके लिए एक महंगा सबक था ताकि यह भविष्य में एक बेहतर फौजी बन सके। वह अपने ही अपमान करने वाले के लिए माफी मांग रही थी। यह साधारण माफी नहीं थी, यह एक युवा फौजी के भविष्य को बचाने और उसे सही रास्ता दिखाने की एक गुरु की कोशिश थी। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन प्रताप सिंह निशब्द हो गए। 25 साल पहले की तरह लक्ष्मी देवी का हृदय आज भी उतना ही विशाल और मजबूत था। उनकी आंखों से एक गर्म आंसू बह निकला। उन्होंने विक्रम के प्रति अपना क्रोध त्याग दिया और लक्ष्मी देवी के सामने सम्मान में सिर झुका लिया। यह देखकर विक्रम किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। यह उसके अहंकार के लिए पश्चाताप और उसे माफ करने वाले महान प्रेम के प्रति कृतज्ञता के आंसू थे। भाग 10, परिवर्तन और विरासत। उस दिन के बाद लेफ्टिनेंट विक्रम पूरी तरह बदल गया। उसने अपने अहंकार पर गहराई से पश्चाताप किया। कुछ दिनों बाद वह हिम्मत करके लक्ष्मी देवी के दफ्तर गया। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही लक्ष्मी देवी ने पूछा, खाना खाया लेफ्टिनेंट साहब? इस साधारण से सवाल पर विक्रम की भावनाओं का बांध टूट गया। वह उनके पैरों में घुटने टेक कर रोने लगा। मैडम, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी देवी ने उसे उठाया और एक कप गर्म चाय दी। जो बीत गया उसे भूल जाओ। गलतियां सबसे होती हैं, खासकर जवानी में। जरूरी यह है कि हम अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं। सच्ची माफी मुंह से नहीं, कर्मों से दिखाई जाती है। उस दिन के बाद विक्रम सिंह राठौड़ सूबेदार मेजर लक्ष्मी देवी का सबसे होनहार छात्र बन गया। वह अब सिर्फ नियमों की बात नहीं करता था, बल्कि हर जवान के दिल में उतरने की कोशिश करता था। प्लाटून का माहौल बदल गया। बर्फ जैसी ठंडक की जगह अब वहां हौंसी और भाईचारा था। एक बर्फीली रात ट्रेनिंग के दौरान एक जवान बीमार पड़ गया। विक्रम ने बिना सोचे समझे अपनी जैकेट उतारकर उसे पहनाई और उसे अपनी पीठ पर लादकर बर्फीले रास्ते पर दौड़ पड़ा। उसने उस जवान की जान बचा ली। दूर से यह सब देख रही लक्ष्मी देवी के चेहरे पर एक गर्म मुस्कान फैल गई। कुछ साल बाद विक्रम कैप्टन बन गया। एक दिन लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन प्रताप सिंह फिर से रेजिमेंट आए। उन्होंने विक्रम को अपने दफ्तर में बुलाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है कैप्टन, तुम एक बेहतरीन लीडर बन रहे हो। हमेशा याद रखना, लक्ष्मी देवी हमारी सेना का खजाना है। उन्हें हमेशा अपनी मां और गुरु मानना। समय बीतता गया। सूबेदार मेजर लक्ष्मी देवी 30 साल की गौरवशाली सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गईं। उनके विदाई समारोह में कैप्टन विक्रम ने एक भावुक भाषण दिया। हमारी हमेशा की मां और मेरी गुरु सूबेदार मेजर लक्ष्मी देवी, आज हम आपको विदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके दिए प्यार और सेवा के जज्बे को अपने दिलों में बसाकर आपकी विरासत को आगे बढ़ाने का वादा कर रहे हैं। उसने लक्ष्मी देवी को एक फौजी का सबसे गहरा सैल्यूट किया। लक्ष्मी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है तुम कर लोगे मेरे बेटे, नहीं भविष्य के महान जनरल। उपसंहार, फौलाद का दिल। कई साल और बीत गए। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना मुख्यालय में एक युवा मेजर अंग्रेजी में अमेरिकी जनरलों को ब्रीफिंग दे रहा था। वह मेजर विक्रम सिंह राठौड़ था। ब्रीफिंग के बाद एक अमेरिकी 4 सितारा जनरल ने उससे हाथ मिलाते हुए पूछा, मेजर विक्रम, आपका नेतृत्व बहुत प्रभावशाली है, क्या आपका कोई महान गुरु रहा है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सर, उन्होंने मुझे सिखाया कि लोगों को रैंक से नहीं, दिल से जीता जाता है। उन्होंने मुझ जैसे ठंडे फौलादी दिल वाले इंसान को एक सच्चे गर्म दिल वाले फौजी में बदल दिया। उस शाम मेजर विक्रम अपनी गाड़ी से एक छोटे से गांव की ओर गया। गांव के बाहर एक छोटा सा ढाबा था जिस पर लिखा था लक्ष्मी ढाबा। ढाबे के बाहर लक्ष्मी देवी सब्जियां काट रही थीं। विक्रम गाड़ी से उतरकर उनकी ओर दौड़ा। माँ, अरे मेरा बेटा बिना बताए कैसे आ गया? माँ से मिलने के लिए किसी इजाजत की जरूरत होती है क्या? एक प्लेट राजमा चावल खिला दीजिए। दोनों ने बैठकर खाना खाया और पुरानी बातें की। आसमान में तारे चमक रहे थे। विक्रम ने कहा, माँ, आज मैंने एक अमेरिकी जनरल को आपके बारे में बताया कि आप मेरी महान गुरु हैं। पागल है क्या? खाना खा ठंडा हो रहा है, लक्ष्मी देवी ने शर्माते हुए कहा। नहीं माँ, आपने मुझे सब कुछ सिखाया है और आप हमेशा मेरे दिल में मेरी कॉर्प्स कमांडर रहेंगी। दोनों चुपचाप आसमान के तारों को देखते रहे। एक ठंडे फौलादी दिल वाले युवा अधिकारी को पिघलाकर एक सच्चा इंसान बनाने वाली एक महिला जेसीओ की महानता की कहानी
अब भारतीय सेना के इतिहास में एक अमर कथा बन चुकी थी।